करंट अफेयर्स फॉर पीसीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आईएएस बाबा के लगातार हम लोग पीडीएफ कवर कर रहे हैं। 10 दिसंबर वाले पीडीएफ कवर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। देखिए, वीडियो छोटे छोटे हैं, इसलिए बनाए जाते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब अब ना हो। फटाफट इसको हम कवर करेंगे। ऑलरेडी कई वीडियोस परीक्षा मंथन और आईएएस बाबा बन चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा। आज का वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा है कि चूँकि यूपी पीसीएस में करंट अफेयर्स बहुत क्रूशल हो चुकी है, उसका लेवल काफ़ी बढ़ चुका है, तो थोड़ा सा एक अच्छे लेवल का करंट अफेयर जरूर पढ़िएगा, अन्यथा फिर वो आपको लगेगा कि पढ़ रहे हो लेकिन उसे नंबर नहीं आ पाएंगे। चलिए, पीएम आशा स्कीम क्या होती है? देखिए, पीएम आशा स्कीम मैंने अभी अपनी ये यूट्यूब पे मैंने इसको यूज़ भी किया था, पूछा था कि पीएम आशा स्कीम क्या होती है, किस सेक्टर से जुड़ी है, और लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने गलत बताया था। 90-80% लोगों ने गलत बताया था, और लोगों ने कहा था हेल्थ सेक्टर जुड़ी है। नहीं, देखिए, पीएम आशा स्कीम जो है वो एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट से जुड़ी हुई है। एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि सरकार इसके तहत जो दालें हैं, ठीक है, इनको खरीदेगी किस उससे, ठीक है। और ये बेसिकली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, और जो इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसका मतलब है पीएम आशा, जिसमें कि वो जो दालें हैं उन सबको वो एक एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर खरीदेगी वो, ठीक है। तो हो सकता है वो पीएम आशा पूछ लिया है क्या चीज़ है, तो आप इसे बता दीजिएगा। बाकी डिटेल्स में आप बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, इतना देख लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ये। 15th फाइनेंशियल कमीशन जो है, फाइनेंस कमीशन जो है, उसने अपनी रिपोर्ट दी है। 15वां फाइनेंस कमीशन है, जो कि इसने तो एक खासियत क्या है कि इंटरिम रिपोर्ट है ये। इंटरिम मतलब क्या है? आंतरिम रिपोर्ट है, मतलब ये टेम्परेरी रिपोर्ट है। ये वैसे 5 साल में एक बार देते हैं, लेकिन चूंकि इस बार जम्मू कश्मीर राज्य खत्म होकर जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी बन गया है, और जब भी ऐसा होता है तो फाइनेंस कमीशन को नया एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, ठीक है। तो इससे पहले सन 2000 में जब वो बना था, छत्तीसगढ़ वगैरह सब बने थे, तब ये आया था, ठीक है। इसमें एक नया फॉर्मूला दिया था। अब देखिए, फाइनेंस कमीशन काम क्या करता है? फाइनेंस कमीशन का काम ये होता है कि जो टैक्सेस सरकार कलेक्ट करेगी उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कौन सा फॉर्मूला वो फॉलो करा जाए, जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो सेंटर गवर्नमेंट जो पैसा कलेक्ट कर रही है वो स्टेट्स को किस फार्मूले के तहत देगी, कौन सा फार्मूला ज़्यादा होगा। तो अलग अलग फार्मूले रहे हैं, गार्डगिल फार्मूला, ये फार्मूला, और ये सब हम पर्सनली सब पुराने निकल चुका है, पुराने मतलब 2-4-5 साल पहले की बात है। लेकिन मेन काम फाइनेंस कमीशन का यही होता है, ठीक है, कि जो शेयरिंग ऑफ टैक्सेस क्या क्या रहेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको और पढ़ लेते हैं। ये फाइनेंस कमीशन जो है ये 15वां है, पहली बात तो ये है। और आर्टिकल 280 में इसका मेंशन किया गया, तो ये संवैधानिक पोस्ट है। ये आर्टिकल 280 में आता है, संवैधानिक पोस्ट है ये, ठीक है। और जो नई रिपोर्ट बनाना था, रिकमेंडेशन दिया, तो वो अप्रैल 2020 से लेकर अप्रैल 2025 तक की बनाई जाएगी इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब जो ये रिकमेंडेशन दी जाती है, ये सरकार चाहे तो मान सकती है, चाहे तो ना मान सकती है, ठीक है। ये अपने ऊपर होता है कि माने या ना माने, इसमें कोई कंपलसरी नहीं होता, लेकिन अमूमन ये सरकार फाइनेंस कमीशन जो रिपोर्ट देता है उसको सरकार मान ही लेती है इसके अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या हो? 126वां संवैधानिक संशोधन बिल क्या है, किससे रिलेटेड है? देखिए, इससे 2 चीज़ें रिलेटेड है। पहला है SC ST का जो रिजर्वेशन लोकसभा और जनरल असेंबलीज में, यानी कि असेंबलीज यानी विधानसभा में है, SC ST का, नॉट OBC, SC ST का रिजर्वेशन जो लोकसभा और विधानसभाओं में है, उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको याद होगा कि रिजर्वेशंस जो हैं वो ऐसा नहीं है कि शाश्वत कोई एक पॉलिसी है। ये जब संविधान बना था तो 10 साल के लिए बनाया गया था। उसके बाद लगातार ये इसमें प्रावधान है कि हर 10 साल बाद रिव्यू किया जाएगा, और अगर ज़रूरत महसूस होती है तो उसको एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है। तो लगातार ये अभी पिछले 5, 6, 7 बार से तो ये रिव्यू करने के बाद इसको बढ़ाया जा रहा है। अब इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो सकती है कि रिजर्वेशन का फ़ायदा कितना है, क्या नहीं फ़ायदा, ये एक अलग विवाद का विषय है, या रिजर्वेशन को हटा के कैसे चीज़ों को और बेहतर तरीके से करा जाए, ये एक विवाद का विषय हो सकता है, ये उस पर डिस्कस किया जा सकता है, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे वो है 126वें संविधान संशोधन बिल के माध्यम से इसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, पहला चीज़। अच्छा, दूसरा क्या है कि संविधान की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 334 के में रिजर्वेशन का मेंशन किया गया, आर्टिकल 334 के बीच में। दोस्तों, आजकल जो हमारा यूपी पीसीएस में जो पॉलिटी पूछी आ रही है, उसमें अगर आर्टिकल्स के बारे में सवाल आएगा तो अमूमन जो
जो पीछे वाले आर्टिकल्स हैं 250, 300, 400 वाले 300 वाले आर्टिकल्स हैं वो ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। पहले शुरू के आर्टिकल्स आते थे, आर्टिकल 25 क्या है, आर्टिकल 30 क्या है, आर्टिकल 35 क्या है, लेकिन थोड़ा सा आर्टिकल पीछे यार। तो आर्टिकल 334 रिजर्वेशन को डील करता है। 126वां संविधान संशोधन बिल ये करता है कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन बढ़ाया जाए लोकसभा और विधानसभा के अंदर SC ST का। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और बात की गई है। क्या बात की गई है? उन्होंने ये बोला है कि एंग्लो इंडियंस हैं उनको उस चीज़ खत्म किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि हमें लोकसभा की बात करेंगे तो 2 एंग्लो इंडियंस इसके अंदर अपॉइंट होने चाहिए जो राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया था, क्योंकि इनकी जनसंख्या बहुत कम होती है तो इनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन रहे। तो प्रधान राष्ट्रपति जो है वो 2 एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में और विधानसभा में गवर्नर जो है 1 एंग्लो इंडियन को अपॉइंट करे। ठीक है, लेकिन 126वें संविधान संशोधन ने बोला है कि चूंकि जो पॉपुलेशन है एंग्लो इंडियंस की बहुत कम है, मात्र 296 मेंबर्स रह गए हैं, तो इसका मतलब नहीं बनता, तो इसको ख़त्म किया जाए। तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो CAA है इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इन IAS बाबा ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। ये ऑलरेडी अब हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं और काफ़ी कुछ आप लोग इसको जानते हैं, तो इसको मैं टाइम ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ूंगा इसके अंदर। ठीक है, ये 4-5 पन्ने उन्होंने यहाँ पे ले लिया था, उसको छोड़ देंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। थोड़ा सा 5-8 पन्ने को कवर कर लेते हैं जो मुझे लगता है कि चलिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसको NPR को समझ लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि NPR थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, ये जो NPR है, ठीक है, वो जो रेसिडेंट हमारे हैं, हमारे देश के जो नागरिक हैं, जो रेसिडेंट जो रहते हैं, नागरिक नहीं, नागरिक होगा तो सिटीजन कहा जाएगा। रेसिडेंट का मतलब है जो रह रहा है और टेम्परेरी भी रह रहा है। जैसे कि कोई अमेरिकन इंडिया में आया है, वो यहाँ कुछ दिनों के लिए रह रहा है, अगर मिनिमम 6 महीने से रह रहा है तो उसका भी सर्वे किया जाएगा। इट इज़ नॉट अबाउट सिटीजनशिप, इट्स अबाउट रेसिडेंशियलशिप। मतलब रेसिडेंट है जो रह रहा है, नॉट नागरिक। तो NPR में आपका जो उनका नाम रजिस्टर किया जाएगा या उनसे सर्वे किया जाएगा जो रेसिडेंट हैं, मिनिमम 6 महीने से यहाँ रह रहे हैं। यही सबसे अलग इसका एक है इसके अंदर, और इसमें इंडियंस और फॉरेनर्स दोनों को काम इंक्लूड कर सकता है। अगर NRC और NPR में अगर कभी एक आया क्वेश्चन, जो मुझे लगता आएगा, तो याद रखिएगा जो NPR है उसमें रेसिडेंट की बात की जा रही है, सिटीजन की बात नहीं की जा रही है, और इसमें फॉरेनर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा अगर वो 6 महीने से ज़्यादा के समय से इंडिया में रह रहे हैं तो। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी बिल एक लाए हैं सरकार। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी बिल 2019, और इसे पार्लियामेंट में डिस्कशन में रखा गया है। ठीक है, अच्छा, और इसमें जो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, ठीक है, वहाँ पर ये इसके ऊपर बनाया जा रहा है। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005 बना था, उसके लिए उसमें वहाँ पर वहाँ के फाइनेंशियल सेक्टर को थोड़ा और मजबूत करने के लिए बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं इंडिया की पहली IFSC द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो है, इंडिया का पहला जो है वो गुजरात में, गुजरात का जो है, और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक है, इसको हम गिफ्ट कहते हैं, गांधीनगर में वो है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो है इंडिया का पहला है, वो गिफ्ट सिटी है, यानी कि गांधीनगर में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मोटा मोटा मैंने डिस्कस कर लिया, बाकी आप देख लेंगे। आर्म्स अमेंडमेंट बिल, देखिए आर्म्स अमेंडमेंट बिल का मतलब है जो हथियार बनाए जाते थे और बहुत ज़्यादा लोग इसको हथियारों को यूज़ करते थे, मिसयूज़ करते थे, इसकी स्मगलिंग करते थे, इसको इलीगल मैन्युफैक्चरिंग करते थे, तो उसको उस प्रावधान को थोड़ा सा और मजबूत किया गया और इसको लाइफ इम्प्रिजमेंट को बोला गया है। पहले क्या था कि साल 2 साल की जेल होती थी, अब क्या है उम्र कैद की सज़ा मिलेगी, और इसके लिए जो आर्म्स एक्ट 1959 था उसमें अमेंडमेंट किया गया है। आर्म्स एक्ट 1959 में अमेंडमेंट किया गया है और इसमें अब बोला गया है कि अगर आप इलीगल मैन्युफैक्चरिंग करोगे, इलीगल डीलिंग करोगे, इलीगल सप्लाई करोगे, तो आपको उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। ये आर्म्स अमेंडमेंट बिल 2019 कहता है।
ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल 2019 की बात करते हैं। ट्रांसजेंडर जो थर्ड जेंडर हमारे देश का है उसको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं, और राज्यसभा में इस बिल को ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2019 की हम इसको पास करा है। लोकसभा में ऑलरेडी पास हो चुका है, अब ये राज्यसभा में पास किया गया है और राष्ट्रपति जब इसको साइन कर देंगे तो ये कानून बन जाएगा। और इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक एम्पावरमेंट हो जाए। देखिए, जो भी थर्ड जेंडर है उसको बहुत दिक्कत आती है कि वो सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा ब्लेम उसको मिलता है या उसको अपमानित होना पड़ता है। एजुकेशन, इस चक्कर में उनकी एजुकेशन नहीं होती है और इसी कारण से उनका जो इकोनॉमिक जो एम्पावरमेंट है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस चीज़ों को प्रोटेक्शन करने के लिए ये ट्रांसजेंडर पर्सन्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में पास हो चुका है, अब राष्ट्रपति इसको साइन करेंगे इसमें। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, पीडीपी। देखिए, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 इस कैबिनेट से अप्रूव हो गया हैज़ बीन अप्रूव बाय द कैबिनेट एंड इज स्लेटेड टू बी प्लेस इन पार्लियामेंट इन दिस विंटर। क्या कह रहा है कि जो डेटा प्रोटेक्शन बिल्स है वो कैबिनेट ने पास कर दिया है, अब इसको विंटर में आपका जो पार्लियामेंट में रखा जाएगा। और इसमें जनरली जो हमारे सोशल मीडिया के हम लोग जो एंगेजमेंट करते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट डालते हैं या मैसेजेस करते हैं या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उसको देखेंगे। साथ में जो हम जो सर्च करते हैं, सर्च ब्राउज़र में करते हैं, हम क्या ढूंढ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हम बहुत इलीगल कर रहे हैं, या जो हम ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए वो डाटा जो है वो हमारी प्राइवेसी को तो हर्ट नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनियां जो हैं वो हमारी इन सब चीज़ों को मॉनिटर कर रही हैं, हम लोग क्या सर्च कर रहे हैं, हम लोग क्या परचेजिंग कर रहे हैं, हम लोग क्या लिख रहे हैं, और अपना एडवर्टाइजमेंट वहाँ करती हैं या मिसयूज़ कर रही हैं किसी और लेवल पे, चाहे इकोनॉमिक एक लेवल पे किया जाए, चाहे वो सिक्योरिटी लेवल पे किया जाए। तो इन सबको मद्देनजर एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसमें बोला गया डेटा इज स्टोर्ड इन अ फिजिकल स्पेस सिमिलर टू द फाइल कैबिनेट डॉक्यूमेंट। मतलब कि जो जितना डेटा होगा उसको एक फाइल की तरह रखा जाएगा जिससे कि उसको मैनेज करने में आसानी पड़ जाए। ठीक है, बाकी इसमें और प्रावधान है, इससे देख लीजिएगा इसके अंदर, कोई कुछ नहीं। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 सॉरी, लोकपाल एंड लोकायुक्त। देखिए, लोकपाल सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर का, लोकायुक्त स्टेट का। लोकपाल, देखिए वैसे ये कॉन्सेप्ट जो है लोकपाल का कि सरकारी आदमी या पब्लिक सर्वेंट, जिसे नेता कहते हैं, अगर ये करप्शन करते हैं तो इनके खिलाफ कोई ऐसी बॉडी हो, कोई इंस्टीट्यूट हो जो इनको भी चेक लगा सके। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने यूरोप में जो कंट्रीज़ होती हैं उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को आज से 1.5-2 साल पहले ही कॉन्सेप्ट को लाया हुआ है। ठीक है, इंडिया में थोड़ा सा लेट आया इसके ऊपर, लेकिन जब आया तो लोकपाल था, लेकिन बाद में 2011 में जो अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे का मूवमेंट था उससे जन लोकपाल आया था। उसमें भी यही बोला गया था कि करप्शन अगर रोकना है तो हमें एक ऐसी बॉडी बनानी पड़ेगी, ऐसी एक अथॉरिटी बनानी पड़ेगी जो कि अगर इनके खिलाफ केस किया जाता है, कोई कंप्लेंट की जाती है तो उसको मॉनिटर कर सके। ठीक है, तो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 लाया गया और इसमें कुछ ऐसे प्रावधान नए जोड़े गए हैं जैसे कि द प्रोसेस ऑफ कंस्टिट्यूटिंग द लोकपाल इंक्वायरी एंड प्रोसिक्यूटिंग विंग्स हैज़ नॉट बीन येट बिगन। कि लोकपाल को इंक्वायरी कर सके तो देख सके, जांच करा सके, तो ऐसी अभी तक की चीज़ें स्टार्ट नहीं हो पाई हैं। मतलब 2013 में आया हुआ बिल अभी तक जो एक्ट आया हुआ है अभी तक उसमें ऐसी खामियां हैं कि वो जांच कर नहीं सकता। लोकपाल है बट लोकपाल जांच नहीं कर पा रहा क्योंकि बस टीम नहीं है। ठीक है, तो उसका बड़ा समस्या आ रही है। फिर एक चीज़ की आ रही है कि इसमें एक चीज़ और भी है बल्कि इनफैक्ट एक मिनट,
देखिए, अब जो लोकपाल है, आप देखते हैं कि लोकपाल के कंपोजिशन क्या है। देखिए, इसमें लोकपाल का जो कंपोजिशन है उसमें जनरली एक चेयरमैन होता है, एक बंदा जो होगा चेयरमैन होगा, और मैक्सिमम 8 सदस्य होते हैं लोकपाल के अंदर, जिसमें से 4 जो मेंबर हों वो तो भैया जज ही रहने चाहिए, जज जुडिकल मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। और 50% तक के जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ और वुमेन होने चाहिए, मतलब कि जो बाकी चार हैं उसमें से SC ST OBC वुमेन माइनॉरिटीज़, इनमें से कोई ना कोई बंदे रिप्रेजेंट करना चाहिए। दूसरी बात है कि जो एज है लोकपाल की वो 70 साल तक होनी चाहिए, होती है, और 70 साल तक अपनी वो कर पाएगा। अगर वो रिटायर हो रहा है 70 साल बाद तो वो रीअपॉइंट नहीं हो पाएंगे, पहली चीज़। दूसरा, सरकार के किसी भी जो प्रोग्राम है या सरकार के द्वारा कोई भी जो काम है उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो ये लोकपाल को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी रखने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है।